टाइम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। आमतौर पर समझा जाता है कि नोवेल कोरोना वायरस फेफड़ों को मुतासर करता है, मगर अब मुख्तलिफ तहकीकात में ये बात सामने आ रही है कि ये दीगर अहम आज़ा को भी नुकसान पहुँचा सकता है, जिनमें दिमाग भी शामिल है। मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट से अब कोविड-19 से दिमाग पर मरतब असरात की एक तस्वीर उभरने लगी है, जो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले मुतादिद अफराद को दिमागी अफ़ाल में नुमाया कमी का खतरा का सामना भी हो सकता है। ज़हनी अफ़ाल की इस तनज़ुली से मंतक, मसाइल हल करने, मनसूबा साजी जैसे अहम दिमागी अफ़ाल ज़्यादा मुतासिर हुए। मुहक़्क़ीन ने यह भी दरियाफ्त किया है कि इन मसाइल का सामना करने वाले कुछ मरीज़ ऐसे थे जिनमें इस तरह के मसाइल की कोई तारीख नहीं थी, मगर उनके मुकाबले में पहले से ज़हनी मसाइल का सामना करने वाले अफराद में यह ख़तरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। जनवरी 2021 में अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि कोविड नतनों से जिस्म में दाखिल होने पर फेफड़ों के बजाय बराह रास्त दिमाग पर रफ्तार से हमला करता है, जिसके नतीजे में शिद्दत संगीन हो जाती है, चाहे फेफड़ों से वायरस क्लियर ही क्यों ना हो जाए। माहिरीन कहते हैं कि बज़ाहिर कोविड-19 से ज़हनी सेहत और दिमाग का मुतासिर होना आम है, और सबसे आम ज़हनी और नफ्सियाती अलामत में सूंघने की हिस्से से महरूमी, कमज़ोरी, थकावट, चखने और जो दीगर मसल्स की कमज़ोरियाँ हैं या तकलीफ़ हैं, डिप्रेशन है, सर दर्द है, ज़हनी बेचैनी है, ये तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर कुछ बातचीत करेंगे कि न सिर्फ कोविड से मुतासर अफराद में ज़हनी मसाइल का सामना हो रहा है, बल्कि वो लोग जो कोविड से महफूज रहे हैं वो भी लॉकडाउन के सबब ज़हनी मसाइल में मुब्तला हैं, उनमें नफ्सियाती अमराज बढ़ रहे हैं और डिप्रेशन के केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सारा शब्बीर, जबकि समाजी रहनुमा महनाज रहमान भी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगी। दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इक्ना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें, और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इक्ना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ज़हनी मसाइल का सामना किस हद तक लोगों को करना पड़ रहा है और किस तरह से इससे निमटने के लिए तदाबीर की जा रही हैं, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजी रहनुमा महनाज रहमान और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सारा शब्बीर मौजूद हैं। महनाज साहिबा, आपसे सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के बायस दुनिया भर में नफ्सियाती और ज़हनी अमराज में इजाफा हुआ है, आप पाकिस्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल देखती हैं? जाहिर है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रही, क्योंकि हम वैसे भी एक मतलब इतने तरक्की याफ्ता मुल्क तो थे नहीं। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो थे नहीं कि लोगों को घर बैठे मिल जाए बेरोजगारी अलाउंस या दूसरी चीजें। तो जाहिर है कि हमारे जैसे मुल्कों में मसाइल ज्यादा हुए हैं, खासतौर पे गरीब लोगों के या मिडिल क्लास के। तो मुझे ये खुशी है कि आपने इसको ज़हनी यानी तनाव और उसके हवाले से देखा, वरना आमतौर पे हमारे तो अवेयरनेस नहीं है कि इन सब चीज़ों का इंसान की ज़हनी सेहत पे क्या असर पड़ता है। तो एक तो मुझे ये खुशी कि आपने इस मौजू को उठाया, और बिल्कुल लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, ज़हनी दबाव बढ़ा है, ज़हनी कशीदगी बढ़ी है,
घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ है। जाहिर है कि इतने लोग बेरोजगार हो जाए, मर्द जब बेरोजगार हो जाए, 24 घंटे घर में बैठे, हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग तो होती नहीं, एक घर में कितने कितने बच्चे होते हैं, उनके जरूरियात पूरी ना हो पाए, तो जाहिर है कि वो कितनी फ्रस्ट्रेशन और उसकी बात है। तो ये तो बहुत से लोगों ने इसका सामना किया, सालों मतलब दुकानें बंद रही, लोगों ने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया, जो जिनके कारोबार थे या जिनकी मुलाजमतें थी। तो ये तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ। अब जाहिर है कि उसमें थोड़े बहुत इकदामात गवर्नमेंट ने भी किए, जैसे एहसास प्रोग्राम, लेकिन वो सब तक तो नहीं पहुंचे ना, वो तो एक लिमिटेड तबके तक पहुंचे। तो हमारा मुतालबा ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि, और इसमें कोई इतना ज्यादा बजट भी नहीं आएगा, क्योंकि माहिरीन ने इसको कैलकुलेट किया है। तो गवर्नमेंट जो है अपने दूसरे खराजात कम करके अवाम को एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम देके सारी ज़हनी और जिस्मानी और मादी और माली तकालीफ से निजात दिला सकती है। जी। सारा, आप बताइएगा, आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, आपका काम है और तमाम तर लोगों की ज़हनी उलझनों और ज़हनी मसाइल को दूर करना आपका काम है। आप किस तरह से देखती हैं दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में किस हद तक लोग नफ्सियाती तौर पर मुतासिर हुए हैं इस कोविड और लॉकडाउन की वजह से, और कितना इजाफा हुआ है ज़हनी अमराज का? हाँ, देखिए, जब हम इस ग्लोबल पेंडेमिक की बात करते हैं, जब पाकिस्तान में इसका ये हिट हुआ था, तो पहले तो लोग बड़े डिनायल से गुजरे कि ये कोई बीमारी नहीं है, हम इससे गो थ्रू कर लेंगे। ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू का एक हिस्सा रहा था, जब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक्सेप्ट करने में जितनी लोगों ने इसको देर लगाई, उसमें वो मज़ीद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरने लगे। ऑल ऑफ अ सडन जॉब्स जो है, हमें घरों पे बैठना पड़ा। जब घरों पे बैठना पड़ा, हमारे ऊपर जो लोड इंक्रीज हुआ, इन टर्म्स ऑफ रूटीन होते थे, हमारे पास रूटीन्स खत्म होना शुरू हो गए, लोगों की जॉब्स ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आना शुरू हो गए। तो जब हम साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले एंग्जाइटी आना स्टार्ट हुई लोगों के अंदर। हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, घर में हमसे काम नहीं हो रहा, हमसे मैनेज नहीं हो रहा, ना दिन का पता ना रात का पता, एक एंग्जाइटी न्यूज़ से कैच करना, और डिप्रेशन। ये दो चीज़ें ऐसी थी कि जिसका बढ़ता हुआ हमने बहुत ज़्यादा वो देखा, जो रिसर्चर्स ने भी अभी कोट किया है हमें। फिर वायलेंस भी बढ़ता गया, जो कि अब बहुत आम हालात में बात हो रही है कि जब कोविड पेंडेमिक आया, लॉकडाउन की चीज़ें आई, तो हमारी जहनी अमराज की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगा, मेंटल हेल्थ बहुत डिटेरोइट हो गई इसकी वजह से। सारा, ये भी मुझे बताइएगा कि जिस तरह से हम ज़हनी मसाइल को हल करने की बात कर रहे हैं, इसी तरह से इस 2-2.5 साल के अरसे में एक नई टर्म भी इजाद हुई है जिसको कोरोना फोबिया का नाम दिया गया है। ये कोरोना फोबिया क्या है और कौन इससे ज़्यादा मुतासिर हुआ है? देखें, ये कोरोना, जब फोबिया का वर्ड हम समझते हैं ना, फोबिया का वर्ड ये है कि हमें सुनते समझते ही उस चीज़ का खौफ तारी हो जाना, हमारी बॉडी का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, एक फियर होता है, हाँ भाई डर लगता है। फोबिया से हम इतना मुतासिर हो जाते हैं कि उसके वर्ड से भी हम कपकपाहट या शिवरिंग में चले जाते हैं। जब कोरोना फोबिया हो गया ना हमें कि मुझे ये चीज़ ना हो जाए, मैं यहाँ हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं मुझे जर्म्स लग जाएंगे, मुझे लग गया तो मुझे कुछ हो जाएगा, इससे आपकी मामूलियाती ज़िंदगी इतनी मुतासिर हो जाएगी कि आप शायद अपने कमरे से भी बाहर ना निकलें। कमरे को तो छोड़ें, आप अपने बेड को भी ना छोड़ें कि मुझे पास सैनिटाइजर नहीं है, मैं अभी किसी से हाथ भी नहीं मिलाऊंगी। तो जब हम जहनी दबाव दे रहे हैं, हमारी मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो गई, इतना फोबिया हमारे ऊपर आ गया इस चीज़ का, तो हम घर में अपनी कोई चीज़ को नॉर्मल कर पाएंगे ना बाहर। तो ये वो लोग हैं कि अगर आप ये हेडलाइंस भी देखेंगे ना, केसेस इतने बढ़ गए, ये अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। तो ये कोरोना फोबिया एक ऐसी टर्म है जो हम आने वाले पूरे दौर में देखेंगे कि ये फोबिया बन गया, क्योंकि कोरोना वायरस की सिर्फ हमने वैक्सीनेशन तो करा ली, बट इसका क्योर नहीं है। तो अगर क्योर नहीं है तो ये फोबिया हमेशा रहेगा इस चीज़ का, और ये लोग बहुत ज़्यादा इससे जो है साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता रहेगा इसका ऊपर। महनाज साहिबा, ये बताइए, क्या मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ज़हनी मसाइल का ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि वो वर्किंग वुमेन्स जो घरों के अलावा बाहर भी अपने तमाम तर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही थीं, घर बैठ जाने की वजह से क्या उनको ज़्यादा डिप्रेशन या ज़्यादा इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा जो इससे पहले नहीं था? तो क्योंकि औरतों के काम का वो पहले डबल होता था, अब बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जब आप काम के लिए बाहर जाते हैं तो आप सिर्फ बाहर का काम कर रहे होते हैं ना, और जब आप घर आती हैं तो फिर आप सिर्फ घर का काम कर रही होती हैं। लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम था ना,
वो तो इतना ज्यादा था, यानी वो ख्वातीन जो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे, जिनकी इंटरनेशनल मीटिंग्स चल रही थी या नेशनल मीटिंग्स चल रही थी, अब वो घर वालों का भी, क्योंकि एक मशरकी माहौल है हमारा, तो घर वालों को भी होता है कि अगर औरत घर पे है तो अब उसे घर के सारे काम करने हैं। मतलब इस चीज को कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही थी कि शी इज वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब वो तो जॉब भी तो कर रही थी ना। तो उस औरतों पे तो इतना ज़हनी दबाव बढ़ा है, खास तौर पे वो जो औरतों का वो सेक्शन जो कि यानी कंप्यूटर्स पे या वर्क फ्रॉम होम लिखने पढ़ने का काम करते हैं, उन औरतों पे तो बहुत ज्यादा हुआ। और वैसे भी दुनिया भर की जो रिसर्च है कि घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ कोविड-19 की वजह से, तो औरतें तो हर मामले में ज्यादा पिसती हैं। तो कोविड-19 में भी औरतों पे जाहिर है कि अगर मर्द ज़हनी दबाव का शिकार है तो वो भी किस पे निकालता है, उसका पंचिंग बैग तो औरत ही होती है ना। कि बीवी पे तो सब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना सबसे आसान है ना, और किसी को तो आप कुछ कह नहीं सकते। सारा, आप बताइए, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? मर्दों के अलावा आप ख़वातीन के किस तरह के केसेस देख रही हैं? और क्या ये वर्किंग वुमेन हैं या ये हाउस वुमेन हैं? ये किस तरह की ख़वातीन हैं जो ज़्यादा तौर पर ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हुई हैं, मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है? देखें, अगर आप विमेन की बात करते हैं, जो औरतें होती हैं वो हाउस होल्ड मैनेजर्स उनको कहा जाता है, ठीक है, हाउस होल्ड को मैनेज करना। अब अगर वर्किंग वुमेन को आप देखिए, उनके डबल रोल होते हैं। डेफिनेटली एक हाउस वाइफ या जो घर में रहने वाली माँ, उनके भी होते हैं। वर्किंग वुमेन के भी एक डबल स्ट्रेस होता है, अपने कामों को मैनेज करना, सुबह उठ के जाना, शाम में आना करना। अब जब वो घर पर आ गई, हमने रुझान देखा ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम का। जब उन्होंने घर पे काम करना शुरू किया ना, तो उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि उनका जब रूटीन नहीं है, उनके पास स्ट्रेस बढ़ रहा है। यहाँ से कोई एक बच्चे की आवाज़, बच्चे का रूटीन नहीं है, वो काम भी कर रही है। देखें, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में औरत हो या मर्द हो, सबसे ज़्यादा औरतों को वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। अब जब वो घर से काम कर रही है, ना तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो रहा था और ना हो रहा है, और अभी भी उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होने लगी। ना अपनी कोई उन्होंने कहते हैं ना केयर गिविंग, का अपना कोई ऐसा ख्याल रखने की कोई चीज़ कि हमारे सेल्फ केयर क्या है। लैपटॉप से उठे, किचन में उनका दाखिला हो रहा है, किचन से निकले, यहाँ पे बच्चे को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हुआ, रूटीन डिस्ट्रॉय हुआ, स्ट्रेस इतना एक्सट्रीम लेवल पे गया कि हमने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हमारे पास, जो उस वक्त ऑनलाइन प्रैक्टिस में या इन पर्सन प्रैक्टिस में, कि दे जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ इट, कि हमसे कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हो रही, ना घर ना ऑफिस। परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई। परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने की वजह से आपका जो कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि आपके बॉसेस क्या बोलेंगे, आपके कोलीग्स क्या बोलेंगे, आपका टीम वर्क खत्म हो रहा है। तो वर्किंग वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया है एज कम्पेयर टू मेन। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोनों मेहमानों से कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। 718-377-2323।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़हनी मसाइल और उलझनें दूर करने के हवाले से अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, जनूबी एशियाई ममालिक में भी क्या दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह से उन्हीं मसाइल का सामना है यहाँ पर, या कुछ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ देखी जा रही है। डॉक्टर सारा शब्बीर और महनाज रहमान हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। महनाज साहिबा, ये बताइए कि ख़वातीन और मर्दों की तो हमने बात कर ली, आप नौजवानों को किस तरह से देखती हैं? क्योंकि वर्क एट होम और ऑनलाइन स्टडी के तो हमने केसेस भी देखे हैं, और ये भी देखा कि गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ जाने की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना रहा, बिलखुसूस यूथ जो कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। कितनी मुतासिर हुई है इस लॉकडाउन के दौरान और किस तरह के ज़हनी मसाइल ने जन्म लिया? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की। सबसे ज्यादा नौजवान मुतासिर हुए हैं, क्योंकि एक तो तालीम का उनका सत्यानाश हो गया। उनका जो एक रूटीन होता था कि सुबह उठ के स्कूल जाना, वो सारे रूटीन खत्म हो गया। अब ऑनलाइन तालीम की सहूलत भी इतनी लिमिटेड थी कि वो हर बच्चे तक नहीं पहुंच सकती थी। बच्चों की तालीम जाया हुई, उनके रूटीन जो है डिस्टर्ब हुए, बाहर जाने का नहीं है तो अब पूरा दिन घर में बैठे हैं, तो वो बस मोबाइल पे हैं या आईपैड पे हैं और पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आईपैड देख रहे हैं और पूरा दिन सो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। तो नौजवानों के साथ तो वाकई बहुत ही बुरा हुआ है, और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए सोचना और काम करना मेरे ख्याल से हम सबकी जिम्मेदारी है। सारा, आप बताइए, आपके पास किस तरह के केसेस आए हैं, आपने क्या नोटिस लिया है, या आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की है, और इस लॉकडाउन और कोविड के दौरान ये ज़्यादा मुतासर हुए हैं, इनकी तमाम तर समाजी सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं, और घर के अंदर ही बैठ कर तमाम तर काम सर अंजाम देना यकीनन एक उलझन का सबब बना होगा। आप किस तरह से देख रही हैं? जी डेफिनेटली मुतासिर हुए हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं नौजवानों की, ये वो नौजवान नस्ल है हमारी कि जिसको हम देते हैं ये अभी कोई चीज़ परस्यू करेंगे तो इनका करियर बन रहा है। तो जब करियर बन रहा है, जब इनके रूटीन्स नहीं थे, तो जब हम बात करते हैं कि सुबह उठ के जाना है कहीं, आपको वापस आना है, तो आप साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना प्रिपेयर करते हो कि हाँ मेरे पास कोई गोल्स हैं करने को। जब आप घर में बात करते हैं, आपके पास कोई प्रॉपर गोल्स नहीं होते काम करने को। आप उसी वक्त कंडीशन में उठ के बेड टाइम पे अपना मोबाइल ऑन करके आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं। तो जब नौजवान मुतासर करने की बात करते हैं, हमने इसमें मज़ीद एडिक्शन देखी टू द गैजेट्स एज वेल। जब उनका गैजेट्स का इस्तेमाल मजीद बढ़ गया, एक तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, अपना सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं इन सारी चीज़ों से कि अब हमें इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है वापस आने में उस सिस्टम पे जहाँ पे हम पहले आज से 1.5 साल पहले परफॉर्म करते थे। नौजवान नस्ल इतनी मुतासर हुई है कि अब वो गेट बैक ही नहीं कर पा रहे अपने नॉर्मल रूटीन में। ये बताइएगा महनाज साहिबा कि अब आहिस्ता आहिस्ता मामूलात बहाल हो रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ SOPs हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं, तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि दीगर ममालिक की तरह से पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकेगी, कुछ केसेस में कमी नज़र आ सकेगी? जो देखने में आ रहा है कि वो लोग अब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों ने अब कबूल कर लिया है कि अब हमें जिंदगी इस कोरोना वायरस के साथ ही गुजारनी है, हमें SOPs फॉलो करने हैं, हमें मास्क लगा के निकलना है। तो जैसे जब मतलब जो एक शुरू का वो था, एक बहुत ज्यादा खौफ और दहशत कि ये कौन सी वबा आ गई, वो अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रही है, और अब लोग ये कहना शुरू हो गए कि भाई अब हमें इस वबा के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, इसका मुकाबला करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, जो कि मेरा और मेरे साथियों का मुशाहिदा है। जी सारा, आप बताइए, आपको कितने फ़ीसद चांसेस नज़र आते हैं ज़हनी अमराज का या ज़हनी मसाइल का या डिप्रेशन के शिकार जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, उनमें कितनी कमी मुतवक्किल है, कितनी पुरुमीद हैं आप मामूलात की बहाली से? हम केसेस की शरह में साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं कि नुमायाँ कमी नज़र आएगी, तो अगर हम साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं तो देखें कमी तो हम देखेंगे, लेकिन इस दौरान जो 1.5-2 साल के दौरान लोग जितना घर में वायलेंस और इस स्ट्रेस से गुजरे हैं ना, तो आपस में उनके जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो बहुत अफेक्ट हुए हैं।
تو ہاں اب ہوگا یہ کہ واپس اپنے روٹینز میں جا رہے ہیں نا، تو اپنی کوئی نہ کوئی انرجی ایفرٹ اس انوائرمنٹ میں لگا کر آ رہے ہیں. کووڈ کے ٹائم پہ جو فرسٹریشنز تھی نا آپس میں گھر والوں کے اوپر نکلتی تھی، تو بہت زیادہ مزید امپیکٹ بڑھ گیا. سو ڈیفینیٹلی جب لوگ اپنے روٹینز پہ واپس جائیں گے تو کہیں نہ کہیں دن کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے اپنے کولیگز اپنے دوستوں کے ساتھ، تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی پیشی آئے گی. ورنہ کووڈ کے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا، ہم نے ایک دوسرے کو فون کیا، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہم صبح سے ٹائم ایک ہی چیز سن رہے ہیں، تو بہت سائیکولوجیکلی انسان کے اندر ڈسٹریس کاز ہو گیا تھا اس چیز کا کہ ہم کب باہر نکلیں گے. اب جب باہر نکلنے کی باری آئی ہے تو سم ایکسٹینٹ ہم کمی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اس دوران تھوڑی سی اویئرنیس آ بھی گئی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کہ ہاں ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، ہمیں بات کرنی ہے. تو فرسٹریشنز نکالنے کے ذرائع جو ہیں اب تبدیل ہوں گے ان کے لیے کہیں نہ کہیں. اوکے، لاسٹ کویشچن مہناز صاحبہ یہ بتا دیجئے ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گی یا کیا ان کو ایڈوائز کرنا چاہیں گی کہ وہ کیا اپنی روٹین رکھیں، کس طرح سے اپنی مصروفیات کو جو ہے وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز میں کنورٹ کریں کہ گھروں میں رہتے ہوئے مختلف اقسام کے اگر ذہنی امراض کا ان کو سامنا ہے تو وہ اس کو کس طرح سے دور کر سکتی ہیں؟ اس میں اگر اب جو لوگ یعنی مذہب کی طرف ہیں تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ صبح اٹھیں اور فجر کی نماز کے بعد اٹھ جائیں. اور اگر جو لوگ ویسے یوگا کرتے ہیں یا کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اپنا ایک ہیلدی روٹین بنائیں. آپ صبح سویرے فجر کے بعد اٹھیں، آپ اپنی عبادت کرنی ہے عبادت کریں، آپ کو یوگا کرنا ہے یوگا کریں، آپ کو کوئی اور قسم کی ایکسرسائز، اس سے یقین کریں بہت فرق پڑتا ہے. یعنی صبح جلدی اٹھنا اور اٹھ کے کوئی ایکسرسائز کرنا، اس سے آپ کی ذہنی صحت پہ اور آپ کے دن بھر کے روٹین پہ بہت کیونکہ اگر آپ صبح ایک فریش ہو جاتے ہیں، آپ ایک سرخوشی کی سی فیلنگ آ جاتی ہے آپ کو ایکسرسائز کی وجہ سے، تو پھر آپ کا پورا دن جو ہے نا وہ بہت اچھا گزرتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کو پورا وقت گھر میں ہی رہ کے کام کرنا ہے تو پھر آپ اپنے غذا پہ، کھانے پینے پہ دھیان دیں. زیادہ ہائی کولیسٹرول چیزیں مت کھائیں، زیادہ جو ہمارے مرکن اور تیل بھری ہوئی چیزیں، لائٹ فوڈ کھائیں، سبزیاں زیادہ کھائیں، سیلڈ کھائیں. اور ایکسرسائز اگر باہر جانا مسئلہ ہے تو آپ گھر میں ہی ایک کونا فکس کر لیں گے، اس کونے میں میں صبح اٹھ کے یوگا کروں گی یا کروں گا، یا جو بھی لائٹ ایکسرسائز ہے. تو اس طرح سے اپنے لیے ایک روٹین بنا لیں اور اپنی خوراک کا دھیان رکھیں، اپنے آپ کو خامخواہ کے پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں، بس اللہ پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو چونکہ سائیکٹرسٹ ہیں اور آپ کا کام ہی لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، ذہنی ان کی تمام تر جو ایشوز ہیں ان کو سولو کرنا ہے، پرابلمس کو سولو کرنا ہے، آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ لوگ، وہ خواتین یا وہ مرد یا وہ بچے جو گھروں سے کم باہر جاتے ہیں اور وہ گھروں میں رہتے ہوئے ہی چاہتے ہیں کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ بھی کریں اور ہر قسم کی ذہنی ٹینشن یا ذہنی تناؤ یا ذہنی دباؤ، اسٹریس وغیرہ سے بھی دور رہیں، تو آپ کی کیا سجیشنز ہوں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں نا، دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بولوں گی کہ اگر آپ بہت کم لیول پہ ہو رہے ہیں تو چیزیں مینیج کی جا سکتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے میرا ذہنی تناؤ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، میرا کوئی روٹین اس کی وجہ سے فالو نہیں ہو رہا ہے، تو پہلے تو پروفیشنلز کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے میرا ذہنی دباؤ کا ریزن کیا ہے، میرا ذہنی دباؤ کی وجوہات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، میں پورا دن فارغ ہوں، میں نے پورا دن ایک ہی ایکٹیویٹی کی، تو اپنے آپ کو انوالو کرنا شروع کریں. اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ مجھے کس وقت میں کیا کرنا ہے. اگر ہم نارمل بات کرتے ہیں کہ کوئی انسان، ہم جاب پہ بھی ہیں، ہمیں ایک دم سے بلانے ہمیں پریشانی اور گھبراہٹ ہوتی ہے. جب آپ کے پاس کوئی اسٹرکچر نہیں ہوگا نا کسی بھی چیز کا، چاہے آپ گھر پہ بھی رہتے ہیں، آپ مسلسل ایک گھبراہٹ اور پریشانی کے شکار میں رہیں گے کہ کب کہاں کیا ہو جائے. لیکن اگر آپ گھروں میں رہ رہے ہیں، صبح اٹھیں، ایک وقت پہ اٹھیں، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، آپ اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ میں خود سے بہتری محسوس کرنا شروع کر دیں گے. جب فزیکل ویل بینگ اچھی ہوگی، سائیکولوجیکل ویل بینگ اچھی ہوگی، تو ایموشنل ویل بینگ بھی اچھی ہوگی. گھروں میں ساتھ بیٹھنے کا رجحان کووڈ میں بڑا ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں. تو جو لوگ گھر میں ابھی بھی رہ رہے ہیں، گھروں سے ابھی بھی کام کر رہے ہیں اپنی ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، میک شیور آپ کے کام کرنے کی اسپیس الگ ہو، ریسٹ کرنے کی اسپیس الگ ہو. دونوں چیزوں کو مکسڈ اپ نہیں کریں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ہم نے کچھ بات چیت کی کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا تقریباً 2-2.5 سال عرصے میں، اور اس میں اب جو ریسرچز سامنے آ رہی ہیں، جو نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایک بڑا مسئلہ یہی سامنے آیا ہے کہ نہ صرف وہ لوگ جو کووڈ کا جو ہے وہ مبتلا ہوئے، کرونا کی وجہ سے بیمار رہے، ان کے ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوئی ہیں، بلکہ وہ تمام تر لوگ بھی جو کووڈ سے محفوظ رہے لیکن لاک ڈاؤن کے سبب ان کی مصروفیات میں کچھ تبدیلیاں آئیں، جس کی وجہ سے ان کو ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ
کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے جنوبی ایشیائی ممالک میں کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور کس طرح سے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پر ہم نے کچھ بات چیت کی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔